Assalamualaikum, myself Noor Mustafa, and today we are going to learn our surgery topic, trauma to the extremity. So if we look at the first topic here is bony injury. जब हमारे पास कोई bony injury का केस रिपोर्ट होता है तो हम उसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, डिपेंड्स अपॉन सेवरल कैरेक्टर्स. द फर्स्ट वन इज़ द नेम ऑफ द बोन दैट हैज़ बीन इंजर्ड. बोन कौन सी इंजर्ड हुई है हमारे पास, आइदर वो रेडियस है, अल्ना है, मेटाकार्पल्स हैं, टिबिया, फिब्यूला, कौन सी बोन है. Then we look at the region of the bone that is being injured. Either it is a metaphysis, diaphysis. Then the pattern of fracture line. How is the fracture line? Either के fracture line transverse है, oblique है, spiral, segmental and multifragmentary है. Then हम तीन चीज़ों की presence देखते हैं. Presence of compression, displacement and pre-existing pathology. प्रेजेंस ऑफ कंप्रेशन में हम देखते हैं कि इधर कंप्रेशन तो नहीं प्रेजेंट. कंप्रेशन फ्रैक्चर हमारे पास क्या होता है कि जो भी कंप्रेशन आता है ना बोन्स पे, बोन्स वीक हो जाती हैं, जब भी उन पर कोई कंप्रेशन फोर्स आती है तो वो फ्रैक्चर कर जाती है. और ये कब होता है, जब कैंसिलस बोन कोलैप्स कर जाती है, CBC. ठीक है, ये मेमोनिक याद कर लें, C फॉर CBC. तो इन द प्रेजेंस ऑफ compression fracture may occur when cancellous bone complex for collapse. For example, vertebral wedge compression fracture is common. ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रेजेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट देखते हैं हम फ्रैक्चर फ्रैगमेंट की कि फ्रैक्चर तो हो गया, अगर उसके फ्रैगमेंट्स अनडिस्प्लेस्ड हैं या डिस्प्लेस्ड हैं, और अगर डिस्प्लेस हो गए हैं तो वो कितने टाइप और डिग्री में हुए हैं. इसके लिए एक मेमोनिक है स्टार, S फॉर शॉर्टनिंग, T फॉर ट्रांसलेशन, A फॉर एंगुलेशन एंड R फॉर रोटेशन. ठीक है, उसके बाद प्रेजेंस ऑफ प्री एग्जिस्टिंग पैथोलॉजी के इधर हमारे पास कोई पहले से पैथोलॉजी तो नहीं प्रेजेंट जिसकी वजह से फ्रैक्चर हुआ है. एंड देन एसोसिएटेड जॉइंट पैथोलॉजी की, जॉइंट की कोई एसोसिएट पैथोलॉजी तो नहीं है, एग्जाम आइदर देयर इज अ डिसलोकेशन और सबलक्सेशन. अब तक हमने क्या पढ़ा, बोनी इंजरी. सबसे पहले हमने पढ़ा कि जब हम बोनी इंजरीज को डिस्क्राइब करेंगे तो सबसे पहले बताएंगे नेम ऑफ द बोन दैट हैज़ बीन इंजर्ड, the region of the bone that has been injured, pattern of the fracture line, presence of compression, presence of displacement, type and degree of displacement, then presence of pre-existing pathology and associated joint pathology. And in this paragraph they are saying कि children or adolescents, उनकी जो है ना fractures line may be incomplete. चिल्ड्रन में और एडोलेसेंट्स में भी ग्रोथ होनी है, उनकी बोन्स ने भी ग्रो करना है, इसलिए उनकी जो बोन्स होती है ना वो प्लास्टिक और लेस ब्रिटल इन नेचर होती हैं. तो जब उनके अंदर फ्रैक्चर होता है तो वो इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होता है. इनकम्प्लीट फ्रैक्चर को हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बोलते हैं. ठीक है, दीज इनकम्प्लीट फ्रैक्चर आर कॉल्ड ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर. तो ये क्यों होता है, वन टेंशन कॉर्टेक्स फेल्स, when tension cortex fails which results in green stick fracture. अब अगर हम बात करें कंप्रेशन की, टोरस और बकल फ्रैक्चर की, तो इसमें क्या होगा कि कंप्रेशन कॉर्टेक्स बकल्स, इसमें टेंशन थी, इसमें कंप्रेशन है, कॉर्टेक्स दोनों में है. ठीक है, इसमें फेल्स है और इसमें बकल्स है. वन टेंशन कॉर्टेक्स फेल्स और कंप्रेशन कॉर्टेक्स बकल्स, तो टोरस और बकल फ्रैक्चर. पेडियाट्रिक बोन में ऑल्सो, पेडियाट्रिक बोन मतलब बच्चों की बोन, में सिंपली अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन विदाउट अ विजिबल फ्रैक्चर लाइन. उसमें फ्रैक्चर लाइन विजिबल है ही नहीं, लेकिन दे आर अंडर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. देन हमारे पास यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन है विच इज़ सोल्टर हैरिस क्लासिफिकेशन, ऑल्सो नोन एज ग्रोथ प्लेट इन री क्लासिफिकेशन. इसमें हमारे पास जो ग्रोथ प्लेट होती है, ठीक है, ग्रोथ प्लेट इन्वॉल्वमेंट फाइसिस, जिसको हम फाइसिस भी कहते हैं, उसकी इंजरी हो जाएगी. और उसकी सिवियरिटी की, इंजरी की हम क्लासिफिकेशन यहाँ पे उन्होंने बताई हुई है. किस में होगी, चिल्ड्रन में एंड एडोलेसेंट्स में जब बोन इंजरीज हो सकती है तो हो सकता है वो ग्रोथ प्लेट को भी इन्वॉल्व कर दे. जब ग्रोथ प्लेट इन्वॉल्व हो जाएगी और ग्रोथ प्लेट इंजरी हो जाएगी तो वो दो चीज़ों पे लेट कर सकती है, या तो एबनॉर्मल ग्रोथ होगी या ग्रोथ रेस्ट हो जाएगी. एबनॉर्मल ग्रोथ में ग्रोथ हो रही है लेकिन एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, और ग्रोथ रेस्ट में ग्रोथ रुक गई है. अब ग्रोथ आइदर कम्प्लीटली रुक गई है या पार्शल रुक गई है. ठीक है, ये देखते हैं. अगर तो कंप्लीट ग्रोथ रुक गई है, विल रिजल्ट इन लेंथ एबनॉर्मेलिटीज़. अब देखो यहाँ पे आप सोचोगे कि कंप्लीट ग्रोथ रुक गई है तो ग्रोथ तो रुकी नहीं गई, लेंथ एबनॉर्मेलिटी कैसे आएगी. फॉर एग्जांपल एक पेशेंट था, उसकी राइट लेग फ्रैक्चर हुई थी और लेफ़्ट ठीक थी. अब लेफ़्ट की एपिफाइसिस डैमेज हो गई है तो लेफ़्ट जो लेग है उसकी वो ग्रोथ रेस्ट पर जाएगी, जो उसकी जो फ्रैक्चर्ड है राइट वाली वो जाएगी उसकी
ग्रोथ रेस्ट में, लेकिन लेफ़्ट वाली तो नॉर्मल है, वो तो ग्रो करेगी, तो लेफ़्ट वाली लंबी हो जाएगी और जो हमारे पास राइट वाली फ्रैक्चर्ड थी वो छोटी हो जाएगी, तो लेंथ अब नॉर्मेलिटी आ गई है ना। और अगर पार्शियल ग्रोथ रेस्ट है तो वो हमारे पास एंगुलर डिफॉर्मिटीज़ बना देगी, हो सकता है टांग बेंड हो जाए, मुड़ जाए, बोन मुड़ जाए, इस तरह की। अगर हम इसको याद करें तो ये हमारे पास क्या है कि हमने कहा जब एक ग्रोथ प्लेट इंजरी होती है तो हमारे पास दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ग्रोथ एबनॉर्मेलिटीज़ या फिर ग्रोथ अरेस्ट। ग्रोथ अरेस्ट में दो चीज़ें हैं, कंप्लीट ग्रोथ अरेस्ट या पार्शियल ग्रोथ अरेस्ट। कंप्लीट ग्रोथ अरेस्ट में लेंथ एबनॉर्मेलिटीज़ आएंगी और पार्शियल ग्रोथ अरेस्ट में एंगुलर डिफॉर्मिटीज़ आएंगी। देन इसकी हम सिविरिटी को ऑफ द इंजरी टू द फाइजिस या ग्रोथ प्लेट इंजरी को हमने क्लासीफाई किया है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज सेल्टर हेडिस क्लासिफिकेशन, जिसमें हम देखते हैं कि जो फ्रैक्चर लाइन है वो किससे पास कर रही है। फ्रैक्चर लाइन पास कर रही है आइदर टू एपिफाइजिस से या फाइजिस से या मेटाफाइजिस से या फिर कम्बिनेशन ऑफ ऑल या फिर इन सब से। तो जितने वो स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व करेगी उतनी ज़्यादा वो स्वेयर होगी। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी लुक एट द टाइप 1, तो सिंपल फ्रैक्चर है, सिर्फ एक चीज़ इन्वॉल्व होगी, फाइसिस। टाइप 1 है, 1 इन्वॉल्वमेंट, फाइसिस को इन्वॉल्व किया बस। सेल्डम अफेक्ट्स ग्रोथ, लाइक रेयरली अफेक्ट्स ग्रोथ। टाइप 2 है, अभी दो चीज़ें इन्वॉल्व करेगा, ठीक है। फ्रैक्चर लाइन पासिस थ्रू फाइसिस, उसने फाइसिस को भी इन्वॉल्व किया है एग्जिस्टिंग टू द मेटाफाइसिस। अब उसने फाइसिस, सबसे पहले सिर्फ फाइजिस था, अब फाइजिस प्लस मेटाफाइजिस है, और उसने जब मेटाफाइजिस को किया तो उसने मेटाफाइजियल फ्रेगमेंट बना दिया, ठीक है। सेल्डम अफेक्ट्स ग्रोथ, लाइक इट कैन अफेक्ट द ग्रोथ बट इट रेयरली डज। अब टाइप 3 में यहाँ पे फाइजिस और मेटाफाइजिस था, टाइप 3 में फाइजिस और एपीफाइजिस को कर लेगा, ठीक है। फाइजिस प्लस मेटाफाइजिस, नाउ फाइजिस प्लस एपीफाइजिस। एपीफाइजिस है तो इंट्राआर्टिकुलर फ्रैक्चर हमारे पास देखा जा सकता है, इट कैन बी एक्सेप्टेड। सेल्डम अफेक्ट द ग्रोथ, ठीक है, बट इंट्रा आर्टिकुलर हो गए तो वो जॉइंट सर्फेसिस के साथ इंटरफेयर करेगा और उनको अफेक्ट करेगा। इंट्रा आर्टिकुलर बन गया ना, तो इंट्रा आर्टिकुलर में जब जॉइंट मूव करेगा तो वो उसको अफेक्ट करेगा। अब टाइप 4 में ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी, लाइक फाइजिस भी, मेटाफाइजिस भी और एपीफाइजिस भी। फ्रैक्चर लाइन थ्रू एपीफाइजिस क्रॉसेस द फाइजिस एंड अक्रॉस द मेटाफाइजिस। अब ये हमारे पास स्वेयर हो गई है ना ज़्यादा, क्योंकि इसने तीनों चीज़ों को इन्वॉल्व कर लिया, कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑल। तो दिस इंजरी कैन कॉज फोकल फ्यूजन ऑफ फाइजिस। इसमें क्या होगा, फाइजिस की फोकल फ्यूजन हो जाएगी, लेड टू एबनॉर्मल ग्रोथ, ठीक है। अगर हम नीचे अभी हम देखते हैं थोड़ी देर तक, पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं फिर हम डायग्राम की तरफ आते हैं। टाइप 5 में क्रश इंजरी हुई है टू फाइजिस, ठीक है। ग्रोथ डिस्टर्बेंस होगी, कॉमन है एंड विद द फर्स्ट ऑडियोलॉजिकल साइन ऑफ द इंजरी। और ये हमारे पास जब इसको हम एक्सरे वगैरह करवाएंगे तो ये हमारे पास क्रश इंजरी इंडिकेट करेगा ऑफ द फाइजिस, और इसमें ग्रोथ डिस्टर्बेंस। यहाँ पे जितने भी ऊपर 3 पढ़े हैं वो सेल्डम अफेक्ट द ग्रोथ है, लेकिन फोर्थ में फोकल फ्यूजन हो गई और एबनॉर्मल ग्रोथ, इसमें हमारे पास ग्रोथ डिस्टर्बेंस हो गई है। अब जो फोर्थ है, सॉरी सिक्स्थ है, उसमें इंजरी टू पेरिकॉन्ड्रल स्ट्रक्चर्स है बट डायरेक्ट ट्रॉमा, और ये रेयर है और इसमें भी अब नॉर्मल ग्रोथ होगी। अगर हम सेल्टर को देखें तो लव सेल्टर, तो इसमें हमारे पास SALTER, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इसकी सारी क्लासिफिकेशन बन जाएगी। एस फॉर स्ट्रेट, द फ्रैक्चर लाइन स्ट्रेट है, सिर्फ फाइसिस से गुजर रही है, टाइप 1। देन अबव हमारे पास क्या है, मेटाफाइजिस, ये द फ्रैक्चर लाइन पासिंग थ्रू द फाइजिस एंड क्रॉसेस द मेटाफाइजिस प्रोड्यूसिंग मेटाफाइजियल फ्रेगमेंट, ठीक है। L फॉर लो, ये अबव जा रही थी ना, अब ये लो जा रही है और ये एपीफाइजिस को कर रही है, इंट्राआर्टिकुलर भी इसके अंदर बन जाएगा, समझ आ रही है, ऊपर से रिलेट करना आपने इसको। देन थ्रू इन तीनों को कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑल एपीफाइजिस, फाइजिस और मेटाफाइजिस तीनों को इन्वॉल्व कर लिया और ये फोकल फ्यूजन ऑफ द फाइजिस कर देगा, लीडिंग टू एबनॉर्मल ग्रोथ। अब ये हमारे पास क्रश इंजरी है, क्रश इंजरी टू द फाइजिस, ठीक है। और इसमें क्या हुआ है, इसको हम इरोजन भी कहते हैं, जो इरोजन का मतलब होता है डैमेज, तो फाइजिस डैमेज हो गई है ना इसके अंदर, तो ये ग्रोथ डिस्टर्बेंस लाएगा। और ये हमारे पास रैंक, SALTER, R फॉर रैंक, तो इसमें पेरिकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर डैमेज हुए हैं जो कि रेयर है, लेकिन इसमें भी अब नॉर्मल ग्रोथ आएगी। अब हमारे पास है फ्रैक्चर हीलिंग। फ्रैक्चर हीलिंग के 2 टाइप्स हैं हमारे पास, एक है डायरेक्ट बोन हीलिंग जिसको हम प्राइमरी बोन हीलिंग भी कहते हैं, और है इनडायरेक्ट बोन हीलिंग जिसको हम सेकेंडरी बोन हीलिंग भी बोलते हैं। डायरेक्ट बोन हीलिंग में नो मोशन होगा, ठीक है, नो मोशन, और इसमें माइक्रो मोशन होगा। अब हम देखते हैं डायरेक्ट बोन हीलिंग को। सबसे पहले
डायरेक्ट बोन हीलिंग एज द नेम इम्प्लाइज, जैसा कि डायरेक्ट इसका नेम ही बता रहा है कि बोन डायरेक्टली हील्स करेगी विदाउट कैलस फॉर्मेशन, इसमें कैलस फॉर्मेशन नहीं होगी, कैलस फॉर्मेशन इनडायरेक्ट में होगी। डायरेक्ट बोन हीलिंग में बोन्स हील डायरेक्टली विदाउट कैलस फॉर्मेशन इन द प्रेजेंस ऑफ environment of cortical apposition. Cortical apposition environment will be required an absolute stability, like no movement between the fracture segments or gap, ना ही movement और ना ही gap between the fracture fragments. उसके बाद the normal osteoclastic mediated remodeling of, इसको हम इस डायग्राम से समझते हैं, ओमर O for osteoclastic, M for mediated, R for remodeling. Osteoclastic mediated remodeling of bone, ये हमारे पास कहाँ पे आएगी, डायरेक्टेड अक्रॉस द फ्रैक्चर फ्रैगमेंट्स, ठीक है। उसके अलावा ये जो हमारे पास ये जो कोन्स बनी हुई है ना, ये ओमर आके इनको कट करेगी, ठीक है, और बोन को रिमॉडल करवाएगी। ये कोन्स कट द फ्रैक्चर लाइन और इसको लेमिनर बोन में कन्वर्ट कर देगी। सबसे पहले अब हम शुरू से देखें, डायरेक्ट बोन हीलिंग इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी बोन हीलिंग, इन विच द बोन डायरेक्ट हीलिंग विदाउट कैलस फॉर्मेशन इन द एनवायरनमेंट ऑफ एपिकल apposition and absolute stability, no movement, no gap between fracture fragments. Or normal osteoclastic mediated remodeling of bone is directed across the fracture fragment and it will cut the cones of the fracture line, ठीक है, or it will produce a laminar bone across the fracture. Then indirect, it is also known as secondary bone healing. इसमें क्या होगा, कैलस फॉर्मेशन होगी और ट्रांजिशन मतलब चेंजिंग, वन टिश्यू दूसरे टिश्यू में चेंज होगा। वो आप देखेंगे कि कौन सा टिश्यू कौन से में चेंज होगा। इट इज़ मोस्ट कॉमन बोन हीलिंग, ठीक है। अब हमारे पास एक इंजरी हुई है, अब हम देखते हैं कैसी होगी। ये एक इंजरी हुई है, उसके अलावा उसके बाद हीमाटोमा बनेगा। हीमाटोमा फिल्स द गैप एट द फ्रैक्चर साइड, जैसे ये फ्रैक्चर साइड है ना, यहाँ पे आके हीमाटोमा बन जाएगा। ये इनडायरेक्ट की बात कर रही हूँ। उसके बाद इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेन, जब हम उस बोन पे या फ्रैक्चर पे स्ट्रेन डालेंगे तो बोन स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स एक्टिव होंगे। बोन स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स जो है हमारे पास हीमाटोमा को कन्वर्ट करेंगे इनटू अ फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू कन्वर्ट होगा सॉफ्ट कैलस में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मिनरलाइजेशन, और सॉफ्ट फाइब्रस टिश्यू से मेच्योर बोन बन जाएगी। इसको अब हम यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले बोन इंजरी हुई, फ्रैक्चर हुआ, फ्रैक्चर लाइन में क्या बना, हीमाटोमा। हीमाटोमा फिर जब हम हीमाटोमा बन गया, अब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रेन, ठीक है, विच एक्टिवेट्स द बोन स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स कन्वर्ट, तो दो BSF कन्वर्ट करेगा हीमाटोमा इनटू द फाइब्रस टिश्यू एंड द फाइब्रस टिश्यू विल बी कन्वर्टेड इनटू द सॉफ्ट कैलस। अब सॉफ्ट कैलस followed by mineralization will be converted into the mature bone cells, ठीक है। इस तरह से ये प्रोग्रेस करेगा। जो हमने स्ट्रेन डालना है वो हमारे पास डिटर्मिन करेगा कि क्या कौन सा टिश्यू बनना है, नेचर ऑफ द टिश्यू, ठीक है। लाइक अंडर द 100% लेड टू फाइब्रस टिश्यू, 10% सॉफ्ट कैलस और 2% हार्ड कैलस प्रोग्रेसिव मिनरलाइजेशन कैन अकर। तो स्ट्रेन ने डिटर्मिन करना है, इट कैन बी एन MCQ, ठीक है। Hence a little movement is good, हमें माइक्रो मोशन चाहिए, टू मच मूवमेंट इज़ बैड, मैक्रो मोशन नहीं चाहिए, ठीक है। अगर मैक्रो मोशन होगी तो वो हमारे पास हीलिंग को इन्फ्लुएंस करेगा। उसके बाद है, अब बोन हीलिंग के बाद हमें यूनियन, डिलेड यूनियन और नॉन यूनियन का पता चलेगा। यूनियन मतलब यूनाइट कर गई है, ठीक है, बोन हमारे पास बोन के फ्रेगमेंट यूनाइट कर गए हैं और अब हम उस पर लोड डाल सकते हैं। फ्रैक्चर्स हैज़ हील्ड सुफिशिएंटली, वो इतना हील्ड कर गया है फ्रॉम अ क्लिनिकल परस्पेक्टिव के इट कैन विदस्टैंड या फिर हैंडल फिजियोलॉजिकल लोड। अब एक फ्रैक्चर हुआ है, उस पर थोड़ी देर पेन तो रहेगी ना, तो लिटिल पेन के साथ, तो लिटिल टेंडरनेस के साथ पेशेंट लोड बियर कर सकता है। ये इंडिकेट करेगा कि पेशेंट की फ्रैक्चर यूनियन में जा रहा है, हील हो रहा है। और जब हम इसको रेडियोग्राफिकली देखेंगे, एक्सरे वगैरह करवाएंगे, तो हमारे पास कैलस फॉर्मेशन आएगी जो कि इंडिकेट करेगी कि फ्रैक्चर लाइन यूनाइट कर गया, ठीक है। कैलस यूनाइट व्हेन अ कैलस ब्रिजेस द फ्रैक्चर लाइन, तो रेडियो एक्सरे में हमारे पास कैलस ब्रिज आएगा। डिले का मतलब ही क्या होता है, लेट यूनियन, लेट यूनियन हो रहा है। स्लो टू हील, एक फ्रैक्चर है वो स्लो हील कर रहा है, या फिर वो हमने कहा था कि वो 3 महीने में हील कर जाएगा, लेकिन वो 3 हील में इतना नहीं हील किया, वो थोड़ा हील किया, तो हम उसको डिले, स्लो
हीलिंग कहेंगे ना, ठीक है, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड टाइम में हील नहीं कर रहा। तो फिर हम उसको देखेंगे कि वो क्यों स्लो हील कर रहा है, क्या फैक्टर्स उसको कम मिल रहे हैं, न्यूट्रिशन आइदर उसको कम मिल रहे हैं, ठीक है। अब है, एक तो था यूनियन जुड़ गई है, एक था लेट जुड़ रही है, अब है जुड़ ही नहीं रही, नॉन यूनियन है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कहा क्या है, एक फ्रैक्चर दैट हैज़ नॉट हील्ड, एक फ्रैक्चर जो कि हील ही नहीं किया और ना ही वो पोटेंशियल शो कर रहा है कि वो फर्दर हील करेगा, ठीक है। फ्रैक्चर दैट हैज़ नॉट हील्ड एंड शोइंग नो पोटेंशियल टू हील विदाउट फर्दर इंटरवेंशन, अगर हम उसको फर्दर कोई इंटरवेंशन कोई और उसको काम नहीं करेंगे तो वो हील होगा भी नहीं, वो पोटेंशियल ही नहीं शो कर रहा। अब हम कब कहेंगे एक फ्रैक्चर को कि वो नॉन यूनियन शो कर रहा है, जब वो इम्प्रूव 3 महीने गुजर गए हैं और वो फ्रैक्चर इम्प्रूव ही नहीं कर रहा, हमने उसका एक्सरे करवाया है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं आई और वो फेल कर गया है टू हील, ठीक है, 3 मंथ्स में, तो फिर हम उसको नॉन यूनियन की कैटेगरी में लेके जाएंगे। लेकिन फिर भी हम उसको अनटिल द 6 मंथ्स अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, ठीक है, हमने फर्दर इंटरवेंशन की, लेकिन फिर भी 6 महीने बाद भी वो फ्रैक्चर जो है वो यूनियन में नहीं गया, तो फिर हम उसको लेबल कर देंगे नॉन यूनियन में। वेट अनटिल 3 आवर्स, लेकिन जनरली हम उसको 6 आवर्स तक मेजर करते हैं अंडर ऑब्जर्वेशन। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन यूनियन की, एट्रोफिक, हाइपरट्रॉफिक और इन्फेक्टेड, ठीक है, इनको हम नीचे देखेंगे। और इसके अलावा फैक्टर्स भी हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं नॉन यूनियन को, वो कौन कौन से हैं, BMH बोन, बायोलॉजिकल, बायोलॉजी ऑफ द फ्रैक्चर, मैकेनिकल इन्वायरमेंट एंड होस्ट। बायोलॉजी ऑफ द बोन फ्रैक्चर देखेंगे कि इसमें हम पैटर्न ऑफ फ्रैक्चर देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा बोन फ्रैक्चर स्वेयर था उतनी ज़्यादा स्लो हीलिंग होगी या हील करना मुश्किल होगा। कोई मैकेनिकल इन्वायरमेंट, लोड का कोई इन्फ्लुएंस है, या फिर होस्ट। पेशेंट लाइक डायबिटीज़ एंड स्मोकिंग, कुछ पेशेंट होते हैं जो स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग से क्या होगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी ब्लड वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, ब्लड नहीं पहुँच रहा फ्रैक्चर सेगमेंट, तो हीलिंग कैसे होगी, न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा उसको, तो वो होस्ट पे भी डिपेंड करता है। अब जो टाइप्स हैं नॉन हीलिंग की, नॉन यूनियन की, वो है एट्रोफिक। एट्रोफिक को हम क्या कहते हैं कि इट इज़ एसोसिएटेड विद द बायोलॉजिकल वन, जिसमें ब्लड सप्लाई लेक हो रहा है, ठीक है, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, एट्रोफिक, क्योंकि ये बायोलॉजिकल है ना, ये बॉडी का एसोसिएटेड विद द बॉडी है। हाइपरट्रोफिक यूनियन कब होगी, हाइपर का मीनिंग होता है ज़्यादा, तो जब ज़्यादा मूवमेंट होगी फ्रैक्चर साइड पे तो तब भी नॉन यूनियन हो सकता है हमारे पास। फिर है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन तब होगी हमारे पास जब बोन यूनाइट कर गया, यूनियन के बाद फ्रैक्चर यूनाइट कर गया है, फ्रैक्चर यूनियन हो गया और बोन अपनी नॉर्मल स्ट्रेंथ में वापस आ गई है, ठीक है। और जब हम इसका एक्सरे करवाएंगे तो हमें पता चलेगा कि बोन का नॉर्मल कॉर्टिकन पैटर्न वापस आ गया हमारे पास, बोन रिटर्न टू नॉर्मल हो गई है। रीमॉडलिंग, जब कंसोलिडेशन के बाद नेक्स्ट प्रोसेस है रीमॉडलिंग का, चिल्ड्रन में और लेसर डिग्री टू एडल्ट, मतलब इन सम एडल्ट्स बोन रीमॉडल्स बेस्ड ऑन द फोर्स पासिंग थ्रू इट। तो बोन रिमॉडलिंग डिपेंड्स करेगी कि कितनी फोर्स पास कर रही है, जितनी फोर्स ज़्यादा पास करेगी बोन उतनी जल्दी रिमॉडल करेगी। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या है, जब हमारे पास एक्सट्रीमिटी का फ्रैक्चर आएगा, अपर लिम का फ्रैक्चर, अपर लिम या लोअर लिम का फ्रैक्चर जो भी, तो फिर हमने उसकी जो ट्रीटमेंट है वो बेस करती है अपॉन रिडक्शन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ फ्रैक्चर, ठीक है। हमने अब उसको रिड्यूस करना है और स्टेबलाइज करना है। अब हम उसको किस किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, हम उसको रिड्यूस, होल्ड, हील और रिहेबिलिटेट करेंगे। और मेन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होगा कि हम पेशेंट को जल्दी से जल्दी उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग पे लेकर आ सकें ताकि वो प्रॉपर फंक्शनिंग परफॉर्म कर सकें। और ट्रीटमेंट हम उसको ऑपरेटिव भी दे सकते हैं और नॉन ऑपरेटिव भी दे सकते हैं, और हर किसी के अपने रिस्क और बेनिफिट्स होंगे जो कि आगे हम देखेंगे इन द गिवन टेबल्स। नाउ वी लुक एट द फर्स्ट पॉइंट विच इज़ रिड्यूस। तो रिड्यूस में हमने सबसे पहले क्या करना होता है कि हमने देखना है कि डिस्प्लेसमेंट हुई है तो वो किस डिग्री की हुई है। द फर्स्ट थिंग टू कंसीडर इज़ द डिग्री ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। रिड्यूस में डी आ रहा है ना, तो डिग्री ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और जो भी सर्जन है वो अपने आप से क्वेश्चन करेगा, इट इज़ यूजफुल टू आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन कि बोन को किस पोजीशन में हील करना है, और अगर हम उसको इस हमने डिसाइड कर लिया कि इस पोजीशन में उसको हमने रिड्यूस करना है, तो आइदर वो इस पोजीशन में हील हो जाएगी और उसको ऑप्टिमम फंक्शन वो में वापस आ सके कि नहीं इन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, ठीक है। इट इज़ यूजफुल टू आस्क फॉलोइंग क्वेश्चन, if the bone were to heal in this position or it would be compatible with the optimum function in the short and long term,
ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें हम दो चीज़ों की, एक इंट्राआर्टिकुलर फ्रैक्चर की और एक्स्ट्राआर्टिकुलर फ्रैक्चर की। सबसे पहले है इंट्राआर्टिकुलर फ्रैक्चर, वो फ्रैक्चर जिसने जॉइंट सरफेस को इन्वॉल्व कर लिया तो वो इंट्राआर्टिकुलर फ्रैक्चर बन जाएगा। हमें उसकी प्रॉपर परफेक्टली रिडक्शन चाहिए होती है बैक टू देयर ओरिजिनल एनाटॉमिकल पोजीशन। ठीक है, परफेक्टली रिड्यूस्ड इनटू द एनाटॉमिकल पोजीशन। और अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स अभी हमने बात की थी, उसमें शॉर्ट टर्म में हम क्या चाहते हैं कि पेशेंट जल्दी से जल्दी अपनी नॉर्मल मूवमेंट में आ जाए और नॉर्मल फंक्शनल परफॉर्म करे। और लॉन्ग टर्म में हम क्या चाहते हैं कि पेशेंट की जो डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ हैं हम उनको प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, मतलब इंट्राआर्टिकुलर फ्रैक्चर में हमने एनाटॉमिकल रिडक्शन की है, जो भी फ्रैक्चर फ्रेगमेंट्स हैं उनको परफेक्टली रिड्यूस्ड बैक किया इनटू देयर एनाटॉमिकल पोजीशन फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। अब वो फ्रैक्चर है जो जिसने आर्टिकुलर सर्फेसिस को इन्वॉल्व नहीं किया, जॉइंट को इन्वॉल्व नहीं किया, तो वो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर बन जाएगा। इसमें हमें डू नॉट नीड टू बी रिड्यूस परफेक्टली, इसमें हमें ये नहीं चाहिए कि जो जॉइंट फ्रैक्चर फ्रैगमेंट्स हैं वो परफेक्टली रिड्यूस करें। इसमें हम चाहते हैं कि जो मैकेनिकल अलाइनमेंट है वो रिस्टोर हो। रिस्टोरेशन ऑफ मैकेनिकल अलाइनमेंट, RMA, restoration of mechanical alignment. It does not require the fracture fragments to reduce perfectly. It focuses on the alignment, लेंथ एंड रोटेशन, कि बोन की जो अलाइनमेंट है, लेंथ है, रोटेशन है, वो हमें नॉर्मल चाहिए। एक्स्ट्राआर्टिकुलर फ्रैक्चर इज इक्वल टू मैकेनिकल अलाइनमेंट। ठीक है, चिल्ड्रन में बात करें तो चिल्ड्रन में एबिलिटी होती है कि उनकी बोन्स रिमॉडल कर सकती हैं, इसलिए अगर उनमें डिग्री ऑफ डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा भी है तो वो हम एक्सेप्टेबल है। ठीक है, वो मोक्सवेयर नहीं है क्योंकि उनकी बोन तो रिमॉडलिंग में भी प्रोसेस में है। अब फ्रैक्चर की रिडक्शन हमारे पास टू टाइप्स की होती है, एक है ओपन रिडक्शन, एक है क्लोज रिडक्शन। क्लोज रिडक्शन में जैसे वो इंडिकेट कर रहा है कि क्लोज है, कट नहीं लगाना, स्किन को ओपन नहीं करना, क्लोज रिडक्शन करनी है। और बोन्स को हमने मैनिपुलेट करना है और मूव करना है, बोन्स को आउटसाइड द बॉडी से विदाउट एक्सपोजिंग द बोन। इसमें बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है कि जो भी सीक्वेंस ऑफ इंजरी है उसको रिवर्स कर दें। ठीक है, अगर हमारे पास मतलब बोन जिसमें है ना उसको हमने इस तरीके से मैनिपुलेट करना है बोन को कि वापस वो इंजरी से पहले वाली पोजीशन में आ जाए, रिवर्स द सीक्वेंस ऑफ इंजरी विदाउट टेयरिंग एंड डैमेजिंग सॉफ्ट टिश्यू इंटैक्ट। जो सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यू पड़े हैं, अब बोन फ्रैक्चर हुआ है उसके सराउंडिंग नर्व्स भी जा रही हैं, आर्टरीज भी जा रही हैं, पेरियोस्टियम, सॉफ्ट टिश्यू, मसल सब जा रहे हैं, तो हमने उनको डैमेज नहीं करना। ठीक है, इस तरह से उसको करनी है। The close reduction will be best performed if the fracture is to reverse the sequence of injury and does not damage or tear any soft tissue and periosteum। लेकिन जब हम क्लोज रिडक्शन कर रहे हैं इसमें ये तो ठीक है कि हम कोई बॉडी को ओपन नहीं कर रहे, एक्सपोज नहीं कर रहे, कट नहीं लगा रहे, लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि जो डिफॉर्मिटी फ्रैक्चर की वजह से जो डिफॉर्मिटी हुई है हमने उसको बोन को मैनिपुलेट किया और वो फर्दर उसने ज़्यादा डिफॉर्मिटी कर दिया, एक्सैजरेट कर दिया मसले को या फ्रैक्चर को। ओपन रिडक्शन में हम क्या करेंगे, अगर तो क्लोज रिडक्शन नहीं कर सकते या फिर क्लोज रिडक्शन फेल हो गई है तो फिर हमें ओपन रिडक्शन करनी पड़ेगी कट लगा के, या फिर हम ओपन रिडक्शन कॉम्बिनेशन बोथ कर सकते हैं। इसमें भी हमने यही ख्याल रखना है कि नॉट वनडली डिवाइटलाइज द फ्रैक्चर सेगमेंट। डिवाइटलाइज का मतलब है डीमिनरलाइज, कि हम कोई उसकी ऐसी आर्टरी वगैरह कट ना कर दें जिसकी वजह से बोन को जो न्यूट्रिशन पहुँचना है वो ना पहुँचे। तो ये किस केस में हो सकता है, जब हम इंटैक्ट पेरियोस्टियम को कट कर देते हैं तो ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी और जो फ्रैक्चर फ्रेगमेंट्स हैं वो डिवाइटलाइज हो जाएंगे। हमने ये नहीं करना, हमने बैलेंस मेंटेन करना है बिटवीन द ब्लड सप्लाई टू द बोन एंड एनाटॉमिकल रिडक्शन। इन दोनों के दरमियान हमने एक बैलेंस मेंटेन करना है कि ब्लड सप्लाई भी जाए, हम उसको एनाटॉमिकली रिड्यूस एंड एनाटॉमिकल रिडक्शन, हमने एक जो भी फ्रैक्चर सेगमेंट है उसको ब्लड भी सप्लाई हो और उसको हम एनाटॉमिकली रिड्यूस्ड भी कर दें इनटू डिजायर्ड पोजीशन। अब हमारे पास हमने देखना है कि कितनी रिडक्शन रिक्वायर है, वो डिपेंड्स करती है मैनी फैक्टर्स पे। फॉर एग्जांपल इंट्राआर्टिकुलर फ्रैक्चर हुआ है, मतलब जॉइंट सरफेस इन्वॉल्व हुई हैं, तो हम क्या मतलब देखते हैं कि फॉर एग्जांपल 2 मिलीमीटर ऑफ रेजिडुअल डिस्प्लेसमेंट हुई है। इंट्राआर्टिकुलर फ्रैक्चर में 2 मिलीमीटर रेजिडुअल डिस्प्लेसमेंट हुई है कि इन बोन्स की, इन केस ऑफ पटेला, टिबिया और रेडियस। अगर तो इन तीनों बोन में हुई है ना तो वो एक्सेप्टेबल है, 2 मिलीमीटर ऑफ रेजिडुअल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर लाइक कॉन्डाइलर जॉइंट्स ऑफ फिंगर्स में हुई है तो फिर हम उसको नॉट एक्सेप्टेबल, फिर हम उसको रिड्यूस करेंगे। इन जनरल कंसीडर द रिलेटिव थिकनेस ऑफ आर्टिकुलर
सरफेस इन्वॉल्व, हमने देखना है कि जो भी आर्टिकुलर सरफेस इन्वॉल्व है, जॉइंट इन्वॉल्व है, उसकी आर्टिकुलर थिकनेस कितनी है, उसके अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करना है। इसकी समरी अगर हम देखें तो उन्होंने 3 चीज़ों की बात की है। उन्होंने कहा है पटेला, टिबिया और रेडियस में अगर 2 मिलीमीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाए, ठीक है, तो वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन कंडाइलर जॉइंट्स में वो एक्सेप्टेबल नहीं है और हमने थिकनेस ऑफ आर्टिकुलर सरफेस को माइंड में रखना है। और जब हमने अब एक रिड्यूस कर लिया हमने एक फ्रैक्चर सेगमेंट को, तो आफ्टर रिडक्शन हमने उसको होल्ड कैसे करना है वो भी मैटर करता है। तो अब हम होल्ड देखेंगे कि फ्रैक्चर सेगमेंट्स को हमने होल्ड किस किस तरीके से कर सकते हैं। नाउ बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ होल्ड, तो पहले हम रिस्क एंड बेनिफिट्स ऑफ फ्रैक्चर ट्रीटमेंट देख लेते हैं। जब हम फ्रैक्चर को ट्रीट करेंगे तो बेनिफिट क्या है, पेशेंट की पेन रिलीफ होगी, लेकिन उसके लिए हमें पेशेंट को एनेस्थीसिया देना पड़ेगा जो कि उसका रिस्क फैक्टर है। जब हम फ्रैक्चर को ट्रीट करेंगे तो हम उसको प्रिवेंट कर रहे हैं कि फर्दर इन्फेक्शन ना हो, लेकिन ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट हम उसको इन्फेक्शन से इंट्रोड्यूस भी करवा रहे हैं। हम बॉडी की नॉर्मल जो एनाटमी है उसको रिस्टोर करवा रहे हैं, लेकिन वो करवाते करवाते हम उसके सॉफ्ट टिश्यू सराउंडिंग न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर्स उनको भी डैमेज कर सकते हैं। देयर इज़ एन एडवांटेज कि पेशेंट अपने लिम्फ को जल्दी मूव करने लग जाएगा और पेशेंट की मूवमेंट भी अर्ली होगी। लेकिन एक इसका विद ड्रॉबैक ये है कि ये डिवाइटलाइज बोन भी कर सकता है। पेशेंट का फंक्शन इंप्रूव होगा, लेकिन बाद में हो सकता है पेशेंट को ये इम्प्लांट जो भी हमने उसको लगाया है, के वायर लगाई है, स्क्रू या फिर प्लेट, उसको रिमूव करना भी पड़ सकता है। इसके बाद जो सेकेंडरी आर्थराइटिस होता है हम उसके रिस्क को रिड्यूस करेंगे, लेकिन ये रिस्क फाइनेंशियल कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी। जब हम फ्रैक्चर को ओबियसली ट्रीट करेंगे तो पेशेंट को कॉस्ट पड़ेगी, लेकिन पेशेंट जब जल्दी मूव करने लग गया तो वो जल्दी काम पे भी जाना शुरू हो जाएगा, जिसको उसको बेनिफिट है कि उसको वर्क टाइम ऑफ उसका कम हो जाएगा, जल्दी छुट्टियाँ उसकी ख़त्म हो जाएंगी और वो वर्क पे जल्दी जाना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हमारा टॉपिक है होल्ड। अब हमने उसको होल्ड कर लिया रिड्यूस कर लिया हमने अपने फ्रैक्चर को। अब जिस पोजीशन में हमने उसको रिड्यूस किया, अब हमने उसको होल्ड करना है। इसमें क्या उन्होंने कहा है कि यहाँ तो फ्रैक्चर पहले से ही एक्सेप्टेबल पोजीशन में था, एक डिज़ायर्ड पोजीशन जो हमें चाहिए थी उसमें था ये, यहाँ फिर हमने उसको रिड्यूस करके एक्सेप्टेबल पोजीशन में ले आए हैं। तो अब हम चाहते हैं कि वो उस पोजीशन में होल्ड रहे ताकि वो हील हो सके। तो हमारा एम क्या है होल्ड करने का, ताकि हम जो इन्वायरमेंट है उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकें। द इन्वायरमेंट में भी बायोलॉजिकल मतलब इनसाइड द बॉडी और मैकेनिकल आउटसाइड द बॉडी, लोडिंग वगैरह मैकेनिकल, ठीक है, ताकि हीलिंग को हम जल्दी प्रमोट कर सकें। इन्वायरमेंट को ऑप्टिमाइज़ करना है बायोलॉजिकल एंड मैकेनिकल, ताकि हीलिंग को प्रमोट कर सकें। और जो डिसेबिलिटी का पीरियड है पेशेंट में, जो पीरियड ऑफ डिसेबिलिटी है वो मिनिमाइज़ हो सके, ताकि पेशेंट जल्दी अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग में आ सके और ताकि स्पीड अप कर सकते हैं हीलिंग को और इनफ स्टेबिलिटी दे सकें ताकि जल्दी पेशेंट अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग पे आ सके। अब होल्ड हम सेवरल मेथड से कर सकते हैं, जिसमें उन्होंने ये मेथड बताया हुआ है। इन सारों को हम इंडिविजुअली नेक्स्ट टॉपिक्स में देखेंगे। और एक उन्होंने यहाँ पे नोट दिया जिसमें उन्होंने कहा है आर्थोप्लास्टी हम वहाँ करेंगे जहाँ पे फ्रेगमेंट्स को हम होल्ड नहीं कर सकते थ्रू दिस मेथड। जब हम ये मेथड भी यूज़ नहीं कर सकते, ये हमारे पास एक्सेप्टेबल नहीं है, इनसे कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर हम जॉइंट ऑर्थोप्लास्टी कर देंगे। अब हो सकता है कि हम इनमें से सिर्फ एक ट्रीटमेंट अप्रोच को कंसीडर करें या फिर हो सकता है हम इन दोनों को कंबाइन करें। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा है कि फॉर एग्जांपल डिस्टल रेडियस का एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर हुआ है तो हम वहाँ पे के वायर्स भी लगा देंगे और मोल्ड कास्ट भी लगा देंगे। मतलब हमने कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट अप्रोच ली है। और हमने ये भी देखना है कि हमने किस तरह इस जॉइंट को रिड्यूस करना है एंड इंश्योर द पार्ट ऑफ ओवर रीचिंग गोल, ताकि पेशेंट अपने नॉर्मल फंक्शनिंग में आ सके और हमने इस गोल को एज़ फास्ट एज़ पॉसिबल कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दिया क्लेविकल फ्रैक्चर की 10 इयर्स ओल्ड में। तो 10 इयर्स ओल्ड में अगर डिस्प्लेस्ड क्लेविकल फ्रैक्चर हुआ है तो 95% चांसेस हैं कि वो यूनियन हो जाए विद इन फ्यू मंथ्स नॉन ऑपरेटिवली विदाउट एनी ऑपरेशन, क्योंकि जो चाइल्ड की बोन होती है ये ग्रोइंग एज है ना, तो हो सकता है कि उसका हमारा विदाउट ऑपरेशन जो है उसकी बोन क्लेविकल की हील कर जाए। लेकिन अगर यही मल्टी फ्रेगमेंट्री मिड थर्ड क्लेविकल 35 ईयर ओल्ड में अगर हमारे पास होता है, ठीक है, अगर यही क्लेविकल की डिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर हमारे पास 35 ईयर ओल्ड फीमेल में होती है तो उसके 35% चांसेस हैं कि वो नॉन यूनियन में चली जाए 6 मंथ्स। क्योंकि अब उसकी बोन ग्रोथ नहीं है तो हो सकता है उसको ज़्यादा टाइम लगे हील होने में, डिलेड यूनियन शो करे या नॉन यूनियन शो करे।
तो फिर हम उसको ऑपरेटिवली ट्रीट करेंगे, लेकिन अगर वो हील नहीं हो रही तो फिर हम उसको नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट लेके जाएंगे ताकि वही के पेशेंट नॉर्मल फंक्शनिंग में वापस आ सके। इसके बाद हमारे पास उन्होंने यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात की है। दो तरह की स्टेबिलिटी, एक और एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी मतलब नो मूवमेंट, और एक उन्होंने कहा है रिलेटिव स्टेबिलिटी जिसमें माइक्रो मोशंस होंगी। अब देखो, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी नो डिस्प्लेसमेंट नो मूवमेंट, और इसमें क्या है लिटिल मूवमेंट। एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी इज रिक्वायर्ड इन डायरेक्ट बोन हीलिंग और रिलेटिव स्टेबिलिटी इज रिक्वायर्ड इन इनडायरेक्ट बोन हीलिंग। एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी में हमने कोई गैप, कोई डिस्प्लेसमेंट, कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए बिटवीन द फ्रैक्चर सेगमेंट, और इसमें हमने क्या करना है एनाटॉमिकल रिडक्शन और कंप्रेशन करवानी है फ्रैक्चर फ्रैगमेंट्स की, ताकि इन्वायरमेंट को ऑप्टिमाइज़ कर सकें फॉर डायरेक्ट बोन हीलिंग। और ये किस में हम करवाते हैं इंट्राआर्टिकुलर फ्रैक्चर में, जहाँ पे कैलस की फॉर्मेशन को हमने नहीं होने देना। इसमें कैलस नहीं बनता डायरेक्ट में, अगर आपको याद हो, अभी हमने पढ़ा है कि डायरेक्ट में हमारे पास लेमिनर बोन बनती है, और रिलेटिव स्टेबिलिटी मतलब इनडायरेक्ट में हमारे पास कैलस बनना है। इसमें हमें कैलस नहीं बनाना, डायरेक्ट बोन हीलिंग करवाएंगे। तो अगर कैलस वहाँ पे बन गया तो वो मूवमेंट को इनहिबिट करेगा, और हम ऐसा नहीं चाहते, हम वहाँ पे कैलस नहीं चाहते क्योंकि वो फिर आर्टिकुलर के साथ इंटरफेयर करेगा और वहाँ पे पेन कोज करेगा और मोल अलाइनमेंट। रिलेटिव स्टेबिलिटी लिटिल मूवमेंट, और ये हम कहाँ पे करवाते हैं इन केस ऑफ इनडायरेक्ट बोन हीलिंग में, जहाँ पे कैलस फॉर्मेशन चाहिए होता है हमें। फिर है प्लास्टिक कास्ट एंड स्प्लिंट्स। ये हम या तो यूज़ करते हैं होल्ड के लिए या सप्लीमेंट के लिए। स्टेबल फ्रैक्चर को होल्ड करेंगे और अनस्टेबल फ्रैक्चर को सप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। इन केस ऑफ जब हमारे पास डिस्टल रेडियस का फ्रैक्चर होता है तो हमने के वायर भी लगानी है और वहाँ कास्ट लगानी है, कम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट इन दोनों का फॉर बेटर रिजल्ट और बेटर फिक्सेशन, ठीक है। ये हमने अभी एग्जाम्पल पीछे भी पढ़ी है। अब जो प्लास्टर है वो टू फॉर्म्स में आता है, एक प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम पीओपी कहते हैं, और एक है एससीएम जिसको सिंथेटिक कास्टिक मटेरियल भी बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस ज़्यादा हम प्रेफर करते हैं। अब प्लास्टर कास्ट जो है हमारे पास टू फॉर्म्स में आता है, एक पीओपी और एक एससीएम, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड सिंथेटिक कास्टिंग मटेरियल। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसमें से प्रेफर है इन केस ऑफ एक्यूट फ्रैक्चर्स जहाँ पे हमारे पास सपोर्ट रिक्वायर होती है, क्योंकि ये इजीली मोल्डेड होता है देन एससीएम, ठीक है। अब एक्यूट फ्रैक्चर है, वहाँ पे रिस्क है कि वहाँ पे स्वेलिंग भी होगी और वहाँ पे कंपार्टमेंट सिंड्रोम भी होगा। तो जब वहाँ पे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा देंगे तो उसके साथ हम एक ब्लैक स्लैब भी लगा सकते हैं। बैक स्लैब का मतलब ये नहीं है कि वो बैक साइड ऑफ द बॉडी ही लगनी है, लाइक डोर्सम ऑफ द बॉडी जैसे उसका नाम रिप्रेजेंट कर रहा है, बल्कि वो हम कहीं भी लगा सकते हैं, मतलब इंटीरियर साइड भी लगा सकते हैं। लेकिन पार्शियल कास्ट हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, क्योंकि पार्शियल कास्ट में क्या होगा कि लेयर ऑफ पेरिस और सिंथेटिक कास्ट हमने अप्लाई कर दिया ऑन द रफली हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस। पार्शियल का मतलब क्या होता है हाफ, तो हाफ साइड पे हमने उसको कवर करना है, जो भी बॉडी का सर्कमफेरेंस है ना, तो हाफ साइड ऑफ द बॉडी को उसको अप्लाई करना है। एंड अगर ब्लैक स्लैब का अल्टरनेटिव, यहाँ पे पार्शियल कास्ट था तो उसका अल्टरनेटिव हम फुल कास्ट भी ले सकते हैं। फुल का क्या मतलब है कि पूरी लेंथ के अलोंग वो स्प्लिट होगा, पूरी लेंथ पे वो लगेगा, फुल है ना इसलिए, और ये स्वेलिंग को भी अकम्पनी करेगा। यहाँ पे स्वेलिंग का केस है, वहाँ पे हमने फुल कास्ट लगाना है, ठीक है। द यूज़ ऑफ इनकम्प्लीट कास्ट डज नॉट रिमूव द रिस्क ऑफ स्वेलिंग। इनकम्प्लीट कास्ट में हम स्वेलिंग के रिस्क को नहीं ख़त्म कर सकते और ना ही कंपार्टमेंट सिंड्रोम को, ठीक है। इसलिए हमने वहाँ पे हम ज़्यादातर फुल कास्ट यूज़ करेंगे एंड मस्ट ऑलवेज बी अकम्पनीड बाय क्लोज क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन रिक्वायर होगी। अब जो मोल्डिंग है वो एक स्किल पर्सन कर सकता है, एक वो आर्ट है, ठीक है, ताकि हमें डिज़ायर्ड इफेक्ट मिल सके। तो इसमें हम 3 पॉइंट मोल्डिंग सिस्टम यूज़ करते हैं टू कंट्रोल द पोजीशन, ऑफन यूजिंग द इंटैक्ट डोर्सल पेरिओस्टियम हिंज टू माउल्ड अगेंस्ट, के मतलब जो हमारे पास इंटैक्ट डोर्सल पेरिओस्टियम हिंज होती है ना, उसके अकॉर्डिंगली हमने 3 पॉइंट मोल्डिंग को यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें इस डायग्राम में, तो ये जो रेड लाइन है ये हमारे पास है डोर्सल पेरिओस्टियम, तो इसके अगेंस्ट हमने माउंट करना है अपने प्लास्टर ऑफ पेरिस को, ठीक है। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे ये इंटैक्ट पेरिओस्टियम है, यहाँ पे हमने इसको नेल को स्क्रू को डाला है स्टेबलाइज के लिए, और फिर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की हमने लेयर लगाई हुई है, तो अगेंस्ट द इंटैक्ट पेरिओस्टियम हमने लगाया है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जो बेंट कास्ट है वो स्ट्रेट बोन्स बनाते हैं, ऑल्दो कास्ट बेंड है लेकिन बोन कैसी बनेगी स्ट्रेट। जो कमर्शियली अवेलेबल होते हैं, जो हमारे पास फार्मेसी में भी स्प्लिंट्स कास्ट अवेलेबल होते हैं, वो कंफर्ट
प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और सोशल प्रोटेक्शन फॉर स्टेबल फ्रैक्चर्स के लिए। पेशेंट उनको इजीली उतार सकता है और पहन सकता है, इसलिए वो मतलब इजी टू यूज़ है ना, तो वो ज़्यादा रिकमेंड कर सकते हैं हम, ताकि पेशेंट रिटर्न टू एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सके, बाथिंग, शॉवरिंग इनके लिए पेशेंट आसानी से रिमूव कर सकेगा और बाद में पहन सकेगा। अगर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें क्लास्टर और स्प्लिंट्स की, तो यहाँ पे उन्होंने एडवांटेजेस बताए हैं कि हमें वाउंड नहीं होता, इसके लिए हमें कोई, देखो हमने स्किन को ओपन नहीं किया, ठीक है, तो वाउंड नहीं किया, स्किन को ओपन नहीं किया, इंटरफेरेंस भी नहीं किया फ्रैक्चर साइट के साथ, चीप भी है और एडजस्टेबल भी है, लाइक स्वेलिंग और कंपार्टमेंट सिंड्रोम जैसा भी हमने पढ़ा। इसके लिए इम्प्लांट भी नहीं उतारना पड़ेगा, हमने आउटसाइड द बॉडी लगाया था और आउटसाइड द बॉडी ही रिमूव कर लेंगे। डिसएडवांटेजेस क्या है कि हम सॉफ्ट टिश्यू को असेस नहीं कर सकते, जब हम इसको लगा देंगे तो सॉफ्ट टिश्यू को असेस होगी नहीं, क्योंकि इसके ऊपर तो हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस किया हुआ है। हैवी होता है ड्यू टू सम पेशेंट, कम्बरसन मीन्स हैवी। तो इंटरफेयर विद फंक्शंस, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा देंगे, पेशेंट अपनी आर्म मूव करेगा नहीं, इमोबलाइज हो जाएगी, तो फंक्शन के साथ इंटरफेयर किया। मैकेनिकल स्टेबिलिटी, पुअर मैकेनिकल इंस्टेबिलिटी आएगी, और जहाँ पे हमने लगाया वहाँ पे जॉइंट स्टिफनेस भी आएगी ड्यू टू इमोबलाइजेशन। द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसैक्शन विच विल वी कवर इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक, सो लेट्स जॉइन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर।